देखो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोई जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तो सैंक्शन करनी नहीं है, ये मरकज की हुकूमत ने सैंक्शन की थी। और मुझे याद है जब 2015-16 में ये सैंक्शन हुई थी और उस वक्त से इसकी ये डिस्कशन चल रही है इसको कहाँ एस्टेब्लिश किया जाए। इसको सियासी चश्मे से एस्टेब्लिश करोगे तो फिर तूफान खड़ा होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सर, आपको हिजबुल मुजाहिदीन के एक टेररिस्ट की धमकी भी आई थी कुलगाम से, उन्होंने आपको ओपनली एक थ्रेट दिया था। बड़ी धमकियां आई और बड़ी धमकियां गई जनाब, ये आती रहती है। बॉर्डर के पार से धमकी, LOC के पार से धमकी, इधर से धमकी, ये चीजें चलती रहती हैं। मैं कश्मीर में जाने से फिर डर नहीं लगता? कश्मीरी म्योन छे जिगर। और अगर दहशतगर्द धमकी दे रहा तो? दहशतगर्द, चलिए ये धमकियां, मैंने कहा धमकियां भी उसी को आती हैं जो मैदान जंग में होते हैं। जैशे के कमांडर ने दी थी। अरे बड़े बड़े कमांडर, में भी तो एक दौर में कमांडर था नेवी में। अच्छा, नेवी में, ठीक ठीक, मैं तो डर गया था 2 मिनट के लिए जब आपने कहा मैं भी कमांडर था। मैंने सोचा सर कब नेवी का कमांडर था जनाब। अच्छा, नेवी के कमांडर थे आप। मार्कोस कमांडो का नाम सुना होगा ना? हाँ 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 हाँ, मार्कोस कमांडो। कश्मीरी मुसलमानों को हिंदुस्तान मुल्क के अलग अलग रियासतों में क्यों हरास किया जा रहा है? जय श्री राम कहोगे तो छोड़ देंगे, वंदे मातरम कहोगे तो छोड़ देंगे, जोर जबरदस्ती क्यों? जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, वंदे मातरम का एक बार मतलब अगर हर एक शख्स, हर एक इंसान समझ जाएगा तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो। आपने जिंदगी में कभी शादी करने का फैसला नहीं किया? परिवार के लोगों ने कभी आपको कहा कि रविंद्र रैना जी आप एक MLA हो, काफी अच्छी इज्जत है, रिश्ते भी अच्छे मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है, शादी कर लें? फैमिली क्या एक वैसे मैं आपको बताऊं, कोई रिश्ता ही नहीं आया। सीरियसली सर, आप खुद को साधु संत कहते हैं और आप कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल पड़ा। अगर आप साधु संत हैं तो आपका पॉलिटिक्स के साथ क्या लेन देन है? आप फिर किसी मंदिर में जाएं, बैठें, वहां पे लोगों की खिदमत करें। पॉलिटिक्स में आप क्या कर रहे हैं साधु संत होकर? सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल भी होते हैं कभी कभी, आपको बुरा नहीं लगता है ट्रोलिंग वगैरह खुद की देखकर? चलो, नाम तो हमारा ही चलता है ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी हो, मित्रा का ना चलता है। कभी लाठी चार्ज हुई आप पे? भयंकर, चूंकि मैं स्टूडेंट लीडर था। आपने असेंबली में एक MLA को थप्पड़ भी मारा था। आप कानून की बात करते और कानून खुद हाथ में ले लिया और एक MLA को थप्पड़ लगा दिया। बताएं। जी हाँ। क्यों? कानून का डर नहीं है आपको? आप कानून हाथ में ले लेंगे, जहां मन करेगा वहां पे थप्पड़ लगा देंगे, और वो भी एक विधायक को, एक असेंबली के अंदर। आप वो जर्नलिस्ट हो जो मुझे सबसे ज्यादा तंग करते थे, और आप शायद वाहिद ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको मैंने रात के 2 बजे भी इंटरव्यू दिया है और वो लाइव टेलीकास्ट हुआ। उमर अब्दुल्ला, मियां अल्ताफ, मियां अल्ताफ साहब, मियां अल्ताफ साहब, आगा रुल्ला, मियां अल्ताफ साहब, मियां साहब महबूबा मुफ्ती, मियां अल्ताफ साहब, मियां अल्ताफ साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मियां अल्ताफ साहब, मियां अल्ताफ साहब गुलाम नबी आजाद, मियां अल्ताफ साहब, मियां अल्ताफ साहब असदुद्दीन ओवैसी, मियां अल्ताफ साहब, मियां अल्ताफ साहब या अमित शाह साहब? अमित शाह साहब, अमित शाह साहब या मोदी जी? क्या बात करते हैं, मोदी जी तो ईश्वर का स्वरूप है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब दिल के अजीज। नजीर गुरेजी साहब हैं, अल्ताफ कल्लू साहब हैं, माशाल्लाह, इन पे गौर किया जाए। और नहीं, और भी बहुत सारे हैं। मियां मेर अली, मियां मेर अली साहब, जावेद इकबाल चौधरी, जी हाँ, महराज मलिक। अगर उस वक्त अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट से मैंने इलेक्शन लड़ा होता तो इलेक्शन वो जीता होता। आपको लगता है कश्मीर वाले, कश्मीरी आपको वोट देते? अरे क्या बात करते हो, मैं कुलगाम के अंदर जब गया तूफान जलसा था जनाब, एक तूफान सा उठ गया था। आपके लिए, बीजेपी के लिए? रविंद्र रैना और बीजेपी एक ही है। क्या आपको लगता है कि साल 2014 के बाद मुल्क हिंदुस्तान में नफरतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हुआ है, कश्मीरियों को काफी ज्यादा हरास किया जा रहा है, हिमाचल में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में? क्या आपको लगता है कि वो जो कांग्रेस के इक्तदार में वो एक मोहब्बत थी, बीजेपी के इक्तदार में भी वो मोहब्बत बाकी जिंदा है? राणा जी, जम्मू कश्मीर के असेंबली के इलेक्शंस में आप बतौर एक स्टार कैंपेनर के तौर के ऊपर कई सारे MLAs की कैंपेनिंग में शामिल हुए और कई सारे MLAs को जिताने में आपने एक बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन आप अपनी विधानसभा की सीट से हार गए, जबकि बीजेपी के 29 MLA जीते। वाहिद एक अकेला रविंद्र रैना ही क्यों हारा अपनी सीट से? जम्मू सेपरेट स्टेट होना चाहिए, लेकिन पीर पंजाल वालों से कोई नहीं पूछ रहा है, चिनाब वालों से कोई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर की लीडरशिप के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि पीर पंजाल को ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है?
मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। आदाब, वेलकम आप सब लोगों का आज के इस पॉडकास्ट में। और आज के हमारे खसूसी मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर मोहतरम रविंदर राणा साहब। राणा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। शुक्रिया, मेहरबानी। सर, ये हमारा ज़ाती फैसला था। हमारे ज़ाती फैसले के साथ साथ हमारी टीम का फैसला था कि हमारे इस पॉडकास्ट में तीसरे मेहमान खसूसी जनाब रविंदर राणा साहब होंगे। जनाब, मैं तस्कीन पॉडकास्ट टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें याद किया। सर, हम सवालों और जवाबों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। जो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है, हम उसी हवाले से आपसे सवाल करना चाहेंगे। मेरा पहला और बड़ा अहम तरीन सवाल, सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, जम्मू से कश्मीर को जुदा किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की एक प्रिंसली स्टेट थी। पहले तो इसे डिमोट किया, इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब बीजेपी के लोग चाहते हैं कि जम्मू को कश्मीर से जुदा कर दिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या अगर जम्मू को कश्मीर से जुदा कर दिया, जम्मू को सेपरेट स्टेट बना दिया, तो क्या जम्मू कश्मीर का वो ट्रेडिशन, वो कल्चर, वो सब चीज़ें सेफ रहेंगी? जहां तक बात जम्मू कश्मीर की है, भारतीय जनता पार्टी एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जिसमें आज के मौजूदा हालात में जो जम्मू कश्मीर है, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है, भारतीय जनता पार्टी तो उसको भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानती है। जब एक रीजन को दरकिनार किया जाता है, उस वक्त फिर लोगों की आवाज उठती है। तो इसको केवल आप पॉलिटिकल एंगल से मत देखिए। जो हुकूमतें, जिनके कंधों पर यह जिम्मेवारी होती है, उनका काम होता है कि ये चीजें, ये सवाल ना पैदा हो, इसके लिए बराबर के काम करना। जब यहां गवर्नर साहब का रूल था या जब यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल रहा, तब ऐसी आवाज क्यों नहीं आई? आज क्यों आ रही? इस पर मौजूदा हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू। बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानती है। अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, जान दे देंगे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। फिर श्यामलाल जी और विक्रम रंधावा जी क्यों कहते हैं जम्मू? मैंने आपको कहा बड़ा सेंसिटिव इशू है ये। मौजूदा हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहिए कि जब यहां गवर्नर रूल या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल होता है, तो उस वक्त ये डिमांड्स क्यों नहीं उठी? रीजन क्या थे? सवाल किससे करें? ये तो आपको हुक्मरानों से करना है जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, जिनकी सरकार है यहाँ। वो तो कहते हैं हम लद्दाख को भी लाने के लिए तैयार हैं। चलिए, अच्छी बात है। वो कहते हैं हम लद्दाख को भी लाने के लिए तैयार हैं, हम जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बीजेपी के लोगों की ही मांग है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि क्यों फितनाबाजी, क्यों रीजनलिज्म, क्यों लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ रही है। इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा। कौन देगा? जो हुकूमत ने। सर, आपका ताल्लुक पीर पंजाल से है। पीर पंजाल हमेशा डिसाइडिंग वोट माना जाता है किसी भी हुकूमत को बनाने में, लेकिन हमेशा डिसीजंस या तो जम्मू की लीडरशिप लेगी या फिर कश्मीर की लीडरशिप लेगी। चिनाब को और पीर पंजाल को नज़रअंदाज किया जाता है। अभी कह रहे हैं कि जम्मू सेपरेट स्टेट होना चाहिए, लेकिन पीर पंजाल वालों से कोई नहीं पूछ रहा है, चिनाब वालों से कोई नहीं पूछ रहा है। सिर्फ जम्मू और कश्मीर की लीडरशिप के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि पीर पंजाल को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है? रजौरी पुंछ हो या डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, वहाँ के लोगों की राय भी बहुत ज़रूरी होती है। और हमेशा हमने इन तमाम एरियाज़ के लोगों को ऑन बोर्ड लिया है। मोदी जी की हुकूमत में आज नेशनल हाईवेज रजौरी पुंछ की कनेक्टिविटी देखो, बड़े बड़े टनल्स, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं। गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना की काम देखो। इसी प्रकार डोडा किश्तवाड़ रामबन में अल्टरनेटिव नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, बिजली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो बराबर का काम बीजेपी ने जम्मू रीजन में भी किया है, जिसमें रजौरी पुंछ भी है, डोडा किश्तवाड़ रामबन भी है, और वहीं वादी कश्मीर में भी बराबर के काम किए। सर, जैसे कि अभी हालिया ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई,
कश्मीर वालों ने कहा कि यह हमारा अधिकार है क्योंकि जम्मू को IIT IIM मिला। जम्मू वाले कह रहे हैं कि जी नहीं, लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में होनी चाहिए। लेकिन पीर पंजाल वालों की कौन बात करेगा? जैसे कि आप जानते हैं कि पीर पंजाल हमेशा एक डिसाइडिंग वोट रहा। वो कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी पीर पंजाल में होनी चाहिए। आप नौशहरा से हैं, पीर पंजाल से हैं, आपका क्या स्टैंड है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और ये मरकज की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को ग्रांट किया है। इसका फैसला यकीनी तौर पर इस तरह से लिया जाना चाहिए कि इस पर कोई कंट्रोवर्सी या डिस्प्यूट ना हो। वो कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं ना जनाब। जो हुकूमत में लोग हैं, इनकी जिम्मेवारी है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बिहाइंड द चैनल डिप्लोमेसी या प्लानिंग से एक फेयर डिसीजन होना चाहिए। फेयर डिसीजन हो और जिसमें वादी कश्मीर के बच्चे हैं, जम्मू रीजन जिसमें हमारा रजौरी पुंछ भी है, डोडा किश्तवाड़ रामबन भी है, रियासी उधमपुर, जम्मू सांबा कठुआ है, ये तमाम जो एंटायर जम्मू कश्मीर है उसकी टोपोग्राफी, उसकी एक्सेसिबिलिटी, वो देखते हुए इस पर फैसला होना चाहिए। इस पर कोई सियासी एंगल से नफा नुकसान करके अगर आप फैसला करेंगे तो आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस मामले में आपको जस्टिस करना है। हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर एक शख्स के लिए है। वोट बैंक पॉलिटिक्स उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट निकले थे। जिस दिन हुकूमत ने शपथ ली, हलफ ली, उस दिन वो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है। सर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्या राजौरी पुंछ के लिए होनी चाहिए? क्या वो एक जनमन मांग है राजौरी पुंछ की? देखिए, चूंकि आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, कटघरे में ला रहे हैं, क्योंकि मैं उस एरिया से, इलाके से आता हूं। बिल्कुल। और अगर सियासी नुक्ते नजर से देखूं तो तुरंत जैसे बाकी वाले लोग जवाब देते हैं तो मुझे भी जवाब देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि एंटायर जम्मू कश्मीर एक रीजन है, इसकी टोपोग्राफी, एक्सेसिबिलिटी, सारी चीजों को मद्देनजर देखते हुए बिना पार्टी पॉलिटिक्स के, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इसका फैसला होना चाहिए, जिससे पूरा एंटायर जम्मू रीजन, जिसमें रजौरी पुंछ भी है फैसला और जिसमें वादी कश्मीर भी है, उनको लगे कि नहीं, यह हमारे साथ इंसाफ हुआ है। अगर ऐसा फैसला होगा तो जो इससे पहले आपने सवाल किया था कि भाई अलग जम्मू स्टेट की मांग उठती है, अलग कश्मीर की मांग उठती है, तो जब आप बाइस्ड होके, जब आप भेदभाव की नीति के ऊपर चल के काम करोगे तो फिर आवाजें उठती हैं, फिर नौजवान सड़कों पर उतर जाते हैं। फिर लास्ट स्टूडेंट्स में देख रहा था कि यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। इन्हीं चीजों के बीच से फिर तूफान निकलते हैं। एनसी के मैनिफेस्टो में था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में होगी और बडगाम में। देखो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कोई जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तो सैंक्शन करनी नहीं है, ये मरकज की हुकूमत ने सैंक्शन की थी। और मुझे याद है जब 2000 शायद 15-16 में ये सैंक्शन हुई थी, उस वक्त इसका ऑर्डर हुआ था। ये आज सैंक्शन नहीं हुई है, ये पुरानी हुकूमत में 2015-16 में ये जो है इसको सैंक्शन किया गया था। और उस वक्त से इसकी ये डिस्कशन चल रही है कि इसको कहां एस्टैब्लिश किया जाए। इसको सियासी चश्मे से एस्टैब्लिश करोगे तो फिर तूफान खड़ा होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की है। हमारे मुल्क में लड़ाई लड़ी जाती है कि मेडिकल कॉलेजेस को ओपन किया जाए। यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई
संघर्ष समिति की तरफ से कि मेडिकल कॉलेज को बंद किया जाए और मेडिकल कॉलेज को फाइनली बंद करवा दिया। क्या आपको लगता है कि मेडिकल कॉलेज को बंद करवाया गया जो है ये एक बड़ी अचीवमेंट है, ये एक बहुत बड़ी जीत है उन लोगों की जिन लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज को बंद करवाया? क्या आप ये मानते हैं कि ठीक किया मेडिकल कॉलेज जो बंद करवाया कटरा का? बेसिकली मेडिकल कॉलेज बंद तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि डिस्प्यूट हो गया था, सिविल सोसाइटी और श्राइन बोर्ड बिल्कुल आमने सामने हो, तो फिर कॉलेज ही बंद कर देना चाहिए। तो जब ऐसा बहुत भयंकर डिस्प्यूट हो गया, तकरार हो गई, पूरी सिविल सोसाइटी और श्राइन बोर्ड आमने सामने हो गए, ये कोई हिंदू मुसलमान का या कोई जम्मू वर्सेस कश्मीर इशू नहीं था, ये श्राइन बोर्ड वर्सेस सिविल सोसाइटी हो गया। कानून तो बना हुआ है सर इसका ऑलरेडी। अब चूंकि इस पर उन्होंने फैसला ले लिया है, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में इस किस्म की चीजें ना हो, उस पर थोड़ा संजीदगी से ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे जिनकी एडमिशन मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूशन में हुई, बच्चों से किसी को कोई गिला शिकवा नहीं, बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारे लखते जिगर हैं, बच्चों से हमें बेपनाह मोहब्बत है। आप मेरे साथ चलिए ना, ये जम्मू यूनिवर्सिटी में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, ये जम्मू डीपीएस में, ये जोधामल पब्लिक स्कूल में, केसी पब्लिक स्कूल हो, केसी इंटरनेशनल स्कूल हो, जेके पब्लिक स्कूल में, जनाब आप कश्मीर के बच्चे देखिए ना, कितनी बड़ी तादाद में यहां पढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि साल 2014 के बाद मुल्क हिंदुस्तान में नफ़रतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हुआ है, कश्मीरियों को काफ़ी ज़्यादा हरास किया जा रहा है, हिमाचल में, हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में? क्या आपको लगता है कि वो जो कांग्रेस के इक़्तिदार में वो एक मोहब्बत थी, बीजेपी के इक़्तिदार में भी वो मोहब्बत बाकी ज़िंदा है? 2014 के बाद एक भी मजहबी दंगा हिंदुस्तान में नहीं हुआ, एक भी दंगा बीजेपी की हुकूमत में कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ। जबकि जब जब कांग्रेस की हुकूमतें होती थी तो हिंदू मुसलमान दंगे होते थे, यूपी, बिहार में, महाराष्ट्र में, हर जगह दंगे होते थे। मोदी साहब आए, मोदी साहब ने एक नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और फिर कहा सबका प्रयास। मोदी साहब ने बराबरी का हक दिया। हां, मोदी साहब ने कहा इस देश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। साल 2014 के बाद ज़्यादा हुए। संभल की कदीमी जामिया मस्जिद, पुरानी जितनी भी मस्जिदें थी उन्हें धीरे धीरे उखाड़ना शुरू किया और कहा कि इनके नीचे मूर्तियां हैं। इस तरीके के मामलात मुल्क हिंदुस्तान में बहुत पेश आए। आपने जो आरएसएस के चीफ हैं पूजनीय सरसंघ चालक जी, उनका एक बयान आपने सुना होगा। जब इस किस्म की बातें बड़े पैमाने पर सामने आने लगी तो श्रद्धेय सरसंघ चालक जी मोहन भागवत साहब ने यह बयान पब्लिक डोमेन में दिया कि इस किस्म की बयानबाजी और इस किस्म के मामलात सामने नहीं आने चाहिए। तो इसका क्या मतलब था कि अगर कोई शरारती एंगल से कोई बात करता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको किसी ने उसकी हौसला अफजाई नहीं की, उसका ना। तो ये बयान किसने दिया था? आप ये मानते हैं कि साल 2024 के बाद दंगे हुए हैं? नहीं हुए दंगे। दंगे कांग्रेस की हिस्ट्री निकालो। संभल की कदीमी जामिया मस्जिद, मैं कहता हूं, लाल किला, आगरा का ताजमहल, हाँ, कई जगहों पे कहा कि ये ताजमहल को हो, लाल किला हो, आज भी हमारे हिंदुस्तान की शान है। पर कई सारे लोग कहते हैं उसके नीचे मूर्तियां हैं। भाई मेरी बात सुनो ना, पिटीशंस लगा दी हाई कोर्ट में। मैंने आपको पूजनीय सरसंघ चालक श्रद्धेय मोहन भागवत जी का बयान सुनाया, आपने भी तो
उस बयान को अपने न्यूज चैनल तस्कीन पर बहुत खूब चलाया था आपने भी उस रोज तारीफ की थी पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत साहब की। कश्मीरी मुसलमानों को हिंदुस्तान मुल्क के अलग अलग रियासतों में क्यों हरास किया जा रहा है? जय श्री राम कहोगे तो छोड़ देंगे, वंदे मातरम कहोगे तो छोड़ देंगे, जोर जबरदस्ती क्यों? जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, वंदे मातरम का एक बार मतलब अगर हर एक शख्स, हर एक इंसान समझ जाएगा तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वंदे मातरम का साफ मतलब है कि मैं अपनी सरजमी, जिस मुल्क में पैदा हुआ, इस सरजमी को, इस मादरे वतन को मैं सलाम करता हूं। कश्मीरी शॉल सेलर्स को हिंदुस्तान मुल्क नहीं होना चाहिए। मैंने भी देखा, मैंने इसकी मजम्मत की। और आपने देखा होगा कि जिस रोज ये खबरों ने गर्दिश किया कि कुछ स्टेट्स में, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा, तो मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने फौरन इसका नोटिस लिया। उत्तराखंड में वहां के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी साहब ने और वहां के डीजीपी साहब ने इंश्योर किया कि इस किस्म की कोई वारदात वहां नहीं होनी चाहिए। पूरा मुल्क एक परिवार है, एक फैमिली है, हम सब एक हैं, वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो। बीजेपी के दौर में ये सब क्यों हो रहा है? भाई हिमाचल में कोई बीजेपी की सरकार है क्या? वहां हमारी सरकार नहीं। उत्तराखंड में है, वहां एक मामला सामने आया, फौरन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्शन किया, उसके बाद नहीं हुआ। फौरन होम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया और एफआईआर दर्ज की गई वहां। सर, आप खुद को साधु संत कहते हैं और आप कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल पड़ा, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस मैं अपने ही मज़े में अपनी ज़िंदगी को गुनगुना रहा हूँ। अगर आप साधु संत हैं तो आपका पॉलिटिक्स के साथ क्या लेन देन है? आप फिर किसी मंदिर में जाएं, बैठें, वहाँ पे लोगों की खिदमत करें। पॉलिटिक्स में आप क्या कर रहे हैं साधु संत होकर? जबकि हम सब लोग खुद कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। जहां तक बात है सियासत की, राजनीति की, तो मैं राजनीति में आने से पहले और राजनीति में रहकर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि धार्मिक जो संस्कार हमारे परिवार ने या हमारे खानदान ने हमें दिए वो बराबर बरकरार रहे। धर्म या धार्मिक संस्कार एक इंसान को अच्छा इंसान बनाता है। मजहब एक शख्स को एक बेहतरीन शख्स बनाता है। इसलिए मैं बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूं। मैं पूजा पाठ, नित्य नियम, धार्मिक यात्राएं करना, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस परवरदिगार को याद करना और उसका शुक्रगुजार रहना, यह हमेशा मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में एक अहम पहलू रहा है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे खानदान के लोगों ने हमें यह सिखाया है अच्छाई सच्चाई के रास्ते पर चलना। सोपुर के मुस्लिम पीर महल्ले की दो लड़कियां आरिफा और अख्तरा, जिस रोज दहशतगर्दों ने, उस दिन जुमे का दिन था और रात को उनके वालिद मोहतरम चूंकि रमजान के महीने में मस्जिद में नमाज पढ़ाने गए थे, पीछे उनके घर में दहशतगर्द आए सोपुर के मुस्लिम पीर महल्ले में, और दो बेटियों आरिफा और अख्तरा को बहुत बेरहमी से ज़बह किया गया था और मैं उनके घर गया था। बहुत पुरानी बात है, तब मैं सियासत में नहीं था। मैं ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूकों के लिए लड़ने वाला एक शख्स उस वक्त काम करता था और मैं वहां पहुंचा था। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और उस रोज मैंने ये फैसला लिया था कि मैं जम्मू कश्मीर के तमाम जो इस दहशतगर्दी के, आतंकवाद से पीड़ित, अफेक्टेड लोग हैं, उनके लिए काम करूंगा। और मैंने उनके लिए काम किया, बहुत काम किया।
स्टार्टिंग में आपने इसका जिक्र किया कि रविंदर रैना हमेशा गरीबों के लिए खड़ा होता है। यस, मैं गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए इससे पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ता हूं, और जिंदगी की आखिरी सांस तक हर गरीब, हर बेसहारा, हर मजलूम शख्स का सहारा बनके मैं हमेशा काम करता हूं और करता रहूंगा। रविंदर रैना जी, आपने ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन और उम्दा काम किया है गरीब गुरबा आवाम के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। खुद के लिए भी कुछ ज़ाती फ़ैसले इंसान के कभी कभार ठीक साबित होते हैं, लेकिन आपने ज़िंदगी में कभी शादी करने का फ़ैसला नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब चूंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, तो फिर आप शादी नहीं करेंगे? तो मैंने अटल जी की जिंदगी, उनका जीवन कई बार पढ़ा, उनकी कविताएं, उनकी पर्सनल लाइफ को मैंने बहुत स्टडी किया। वाजपेयी साहब ने भी अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए, गरीबों के लिए, जनता के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। तो हम भी कोशिश करेंगे उनके रास्ते पर चलने की, वाजपेयी साहब के रास्ते को, उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाने का। अगर मैं 10% भी कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा कि यही ज़िंदगी का मिशन, उसमें हम कामयाब हो गए। सर, आपके वालिद मोहतरम, आपकी वालिदा ने कभी आपको इस चीज़ के लिए फोर्स किया कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो? परिवार के लोगों ने कभी आपको कहा कि रविंदर रैना जी, आप एक MLA हो, काफ़ी अच्छी इज्जत है, रिश्ते भी अच्छे मिल जाएंगे, कोई कमी नहीं है, शादी कर लें? फैमिली क्या एक वैसे मैं आपको बताऊं, कोई रिश्ता ही नहीं आया। सीरियसली सर? क्योंकि बचपन से ही आपकी एक लाइन होती है। हाँ। हम थे क्रांतिकारी मिजाज के व्यक्ति। अच्छा। स्कूल में गए तो स्टूडेंट लीडर हो गए, अच्छा। कॉलेज में गए तो कॉलेज की लाइफ जबरदस्त, हाँ। वहां भी स्टूडेंट लीडर थे। यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी लीडर। और मैं आपको बताऊं, मैं यूनिवर्सिटी में, आज भी आप जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में जाएंगे तो जो लॉ स्कूल के एलुमनाई में सबसे टॉप पर मेरा नाम लिखा है बोर्ड पे, क्या? रविंदर रैना। और वहां पूछेंगे तो वो खादी का कुर्ता, वो बास्केट लगा के, और वही झोला, उसमें बुक्स। तो सारे बड़े हैरान होते थे कि लॉ स्कूल में भी आदमी कुर्ता पैजामा डाल के और ये जैकेट डाल के सादगी भरी जिंदगी जीता है। सर, क्रांतिकारी मिजाज के हम थे, देश सेवा का जज्बा रखते थे, आज भी वो जज्बा बरकरार रखते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब को अपने जीवन का आदर्श मानता हूं, इसलिए कोशिश की उस रास्ते पर। सर, तो इसीलिए सर, सादगी का ये मकसद थोड़ी है कि मोहब्बत नहीं हो सकती? मोहब्बत हमें अपनी सरजमी, अपने मुल्क से, इस हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम से है। राणा जी, जम्मू कश्मीर के असेंबली के इलेक्शंस में आप बतौर एक स्टार कैंपेनर के तौर के ऊपर कई सारे MLAs की कैंपेनिंग में शामिल हुए और कई सारे MLAs को जिताने में आपने एक बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन आप अपनी विधानसभा की सीट से हार गए, जबकि बीजेपी के 29 MLA जीते। वाहिद एक अकेला रविंदर रैना ही क्यों हारा अपनी सीट से? जो मैंने इलेक्शन लड़ा असेंबली का, वो हम नहीं जीत पाए। क्यों? उसके 2-3 रीजंस थे। पहला बड़ा रीजन था कि डिलिमिटेशन में जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। जो बीजेपी का गढ़ जिसको कहते हैं, वो 36,000 वोट डिलिमिटेशन में कट के कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया। और रजौरी पुंछ की 8 पंचायतें, जो कुछ रजौरी की, कुछ कालाकोट की थी, वो हमारे साथ जुड़ी। और जब रिजल्ट्स निकले तो 27,250 वोट हमारे EVM से आए और 600 के करीब बैलेट जो फौजियों ने या जो बाहर एम्प्लॉइज हैं उन्होंने वोट डाले।
तो कुल मिला के 28,000 वोट हमने नौशहरा से लिया। इसी नौशहरा में अगर सुंदरबनी का एरिया माइनस करो तो 2014 में जब मैं जीता तो मैंने उस वक्त से 11,000 वोट ज्यादा लिया। लेकिन चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी का और मेरा गढ़ था सुंदरबनी क्षेत्र, वो इस डिलिमिटेशन में कट गया। वो एक बड़ा फैक्टर रहा। एक दूसरा फैक्टर था कि चूंकि मैं पार्टी प्रेसिडेंट था और बतौर पार्टी प्रेसिडेंट मुझे पूरे जम्मू कश्मीर में काम करना था। मेरी कोशिश थी कश्मीर में भी बीजेपी इलेक्शंस जीत के आ जाए। तो दिन रात आप देखते थे, कभी मैं कठुआ में, बनी बिलावर बसोली में, डोडा किश्तवाड़ रामबन में, रियासी में, रजौरी पुंछ में, वादी कश्मीर में। तो इलेक्शंस के दौरान आपको ज्यादा टाइम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देना होता है, जबकि इलेक्शन के 19 दिन अभी बचे थे। तो यह फैसला हुआ कि मुझे नौशहरा से इलेक्शन लड़ना है। पहले गांधीनगर से बात चल रही थी, कटरा माता वैष्णो देवी जी की बात चल रही थी, जम्मू साउथ आरएसपुरा से बात, बड़ी जगहों से बात चली। तो चूंकि आप पार्टी प्रेसिडेंट थे, आपको पूरी पार्टी को पूरे स्टेट में देखना है। तो बतौर पार्टी प्रेसिडेंट में ज्यादा वक्त इलेक्शंस के दौरान नौशहरा में नहीं दे पाया। इलेक्शंस में आपको हर एक के पास जाना है, हर एक गांव में जाना है, शहर की हर एक वार्ड में जाना है। 19 दिन बचे थे और 19 दिनों में भी एक दिन मोदी जी की रैली डोडा थी, एक दिन रियासी थी, एक दिन अमित शाह साहब का मैनिफेस्टो लॉन्च होना था जम्मू में। बीच में मुझे कई बार जम्मू आना था, एक बार मुझे श्रीनगर मोदी जी की एक रैली थी। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी एंड ऑफ द डे जो माथे की लकीरें हैं, जो तकदीर में है, जो ऊपर वाले ने आपके मुकद्दर में तकदीर में लिखा है, उससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता। जो तकदीर में नहीं है वो कोई आपको दे नहीं सकता, जो तकदीर में है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। सब ऊपर वाले की माया होती है। सर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी की पार्टी आपको नजरअंदाज कर रही है या साइडलाइन कर रही है? एमपी के इलेक्शंस के दौरान में आपने टिकट के लिए मांग की, राजौरी पुंछ के लोकसभा सीट से आपको टिकट नहीं मिली बल्कि अल्ताफ बुखारी को मिली, और बीजेपी को कहा कि आप अल्ताफ बुखारी को सपोर्ट करें। वैसे ही राज्यसभा में लास्ट मोमेंट तक रविंदर राणा सोशल मीडिया में चल रहा था, बट फाइनल डिसीजन देखा तो सच शर्मा जी। क्या लगता है आपको कि क्या पार्टी के अंदर भी कोई ऐसा फिरकाबाजी है, या पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सामने निकल कर नहीं आने देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में कलेक्टिव लीडरशिप होती है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, सब मिल बैठ के इस पर डिसीजन लेते हैं। रही बात अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट इलेक्शंस की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू मोहतरम मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब, वो हमारे बहुत करीबी और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। एक फकीर आदमी है। आज से नहीं, पिछले 25-30 सालों से मियां अल्ताफ साहब, उनके साथ हमारा पारिवारिक फैमिली तल्लुकात हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। अगर उस वक्त अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट से मैंने इलेक्शन लड़ा होता तो इलेक्शन वो जीता होता। 100% वो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सीट थी।
आपको लगता है कश्मीर वाले कश्मीरी आपको वोट देते हैं? अरे क्या बात करते हो, मैं कुलगाम के अंदर जब गया तूफान जलसा था। जैनेपुरा में गया, कपरन गया, दमाल हांजीपुरा, देवसर, पहलगाम, कुकरनाग, वेरीनाग, डूरू, ये सब एनसी का गढ़ है। बिजबिहाड़ा, श्री गुफवारा, ये सारा एनसी का गढ़ है। जनाब एक तूफान सा उठ गया था। आपके लिए बीजेपी के लिए? रविंदर रैना और बीजेपी एक ही है। चूंकि मैं लोगों के साथ बहुत वेल कनेक्टेड था। और दूसरा, रजौरी पुंछ इस सीट में आता था। पहाड़ी कबीला, गुजर बकरवाल और कश्मीरी, जनाब एक तूफान उठ गया था। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर वो इलेक्शन 2024 पार्लियामेंट का इलेक्शन अनंतनाग रजौरी से बीजेपी हमने लड़ा होता, वो जीता होता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मोहतरम पीर साहब। अगर आपके ओपोनेंट मियां साहब होते तो? क्यों होते? अगर मियां साहब आप क्यों होते? मैंने पहले कहा हमारे पारिवारिक ताल्लुकात हैं। तो मतलब आपको देख के मियां साहब साइड हो जाते? चलिए ये आप इस सवाल को रहने दीजिए। नहीं, जवाब दीजिए। आप इस सवाल को यहीं रहने दीजिए। सर, आपको हिजबुल मुजाहिदीन के एक टेररिस्ट की धमकी भी आई थी, समीर टाइगर की, कुलगाम से। उन्होंने आपको ओपनली एक थ्रेट दिया था। बड़ी धमकियां आई और बड़ी धमकियां गई जनाब, ये आती रहती हैं। ये इन धमकियों से, बॉर्डर के पार से धमकी, एलओसी के पार से धमकी, इधर से धमकी, ये चीजें चलती रहती हैं। मैं कश्मीर में जाने से फिर डर नहीं लगता? कश्मीरी म्योन छे जिगर। और अगर दहशतगर्द धमकी दे रहा तो? दहशतगर्द, चलिए ये धमकियां, मैंने कहा धमकियां भी उसी को आती हैं जो मैदान जंग में होते हैं। जैशे के कमांडर ने दी थी। अरे बड़े बड़े कमांडर, में भी तो एक दौर में कमांडर था नेवी में। अच्छा, नेवी में? ठीक, मैं तो डर गया था 2 मिनट के लिए जब आपने कहा मैं भी कमांडर था। मैंने सोचा सर कब नेवी का कमांडर था जनाब। अच्छा, नेवी के कमांडर थे आप। मार्कोस कमांडो का नाम सुना होगा ना? हाँ। मार्कोस कमांडो। सर, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल भी होते हैं कभी कभी। आपको बुरा नहीं लगता है ट्रोलिंग वगैरह खुद की देखकर? चलो, नाम तो हमारा ही चलता है ना। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पब्लिसिटी हो, मित्रा दा ना चलता है। चलिए एक रैपिड फायर खेल लेते हैं, 2-4 सवाल पूछते हैं। उमर अब्दुल्ला, मियां अल्ताफ? जल्दी से जवाब दें। मियां अल्ताफ साहब। मियां अल्ताफ साहब, आगा रुहुल्लाह? मियां अल्ताफ साहब। मियां साहब, महबूबा मुफ्ती? मियां अल्ताफ साहब। मियां अल्ताफ साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला? मियां अल्ताफ साहब। मियां अल्ताफ साहब, गुलाम नबी आज़ाद? मियां अल्ताफ साहब। मियां अल्ताफ साहब, या फिर हम यूं कहें असदुद्दीन ओवैसी? मियां अल्ताफ साहब। मियां अल्ताफ साहब या अमित शाह साहब? अमित शाह साहब। अमित शाह साहब या मोदी जी? क्या बात करते हो, मोदी जी तो ईश्वर का स्वरूप है। मियां महर अली साहब या जावेद इकबाल चौधरी एमएलए? नहीं, ये छोड़िए, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, आप इस चक्कर में मत पड़िए प्लीज। आप सर, मैं रैपिड फायर खेल रहा हूँ, आपने जवाब तो देने पड़ेंगे। अब मियां मेहर अली साहब और कहाँ ये हमारे जावेद साहब, मेरे दोस्त, क्लास फेलो, एक ही डेस्क पे इकट्ठे पड़े हुए हैं। क्यों आप, मैं एक का नाम लूंगा तो दूसरे को पंगा क्यों डाल रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। जावेद इकबाल चौधरी जो एमएलए बुद्धल हैं वो, या महराज मलिक? देखो मेरी बात, या महराज मलिक? देखिए प्लीज, ये सर आप मेरे पॉडकास्ट में मुझे तो जवाब देना पड़ेगा सर। देखिए आप पंगा डालते हो ना। नहीं, पंगा फिर ये मेरे लिए मुसीबत खड़ी करते हो ना जनाब। मैं कह रहा हूँ महराज मलिक साहब या... चलिए आप और कोई सवाल करिए। मैं कह रहा हूँ महराज मलिक साहब ये छोड़, या जावेद इकबाल चौधरी? ये छोड़ दीजिए ना प्लीज, छोड़ दीजिए। सलमान या शाहरुख? मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। फिर क्या देखते हैं? अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब? अमिताभ बच्चन साहब या धर्मेंद्र? अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब या ऋषि कपूर? अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब या शशि कपूर? अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन या फिर हम ये कहें कि कौन सा वाला कहें, कोई पुराना वाला सर जो मुझे भी याद नहीं है। आपके दौर के तो बहुत पुराने 90s के एक्टर हैं, वो तो याद भी नहीं रहते हमें। अमिताभ बच्चन, चलिए ठीक है, फाइनली अमिताभ बच्चन। विराट कोहली या रोहित शर्मा? विराट कोहली।
विराट कोहली या धोनी? धोनी। धोनी या ईशान किशन? धोनी। धोनी या सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर है। ग्रेट सचिन तेंदुलकर। जम्मू या कश्मीर? जहां जाना पसंद है आपको ज्यादा, जम्मू या कश्मीर? जम्मू कश्मीर। जम्मू या कश्मीर, दोनों में से एक। जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू फिर कश्मीर? जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग सोनामर्ग? गुलमर्ग सोनामर्ग? बराबर दोनों। सोनामर्ग पहलगाम? बराबर दोनों। पहलगाम दूध पथरी? पहलगाम। पहलगाम पसंद है आपको, जाना पसंद है ना? अच्छा, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये कि बीजेपी ने पहाड़ियों को एसटी भी दी, पहाड़ी कबीले के लोगों को, लेकिन फिर भी वोट एनसी को ही मिला। रजौरी पुंछ से 2,30,000 वोट्स बीजेपी को में असेंबली में मिले। हम सीट चाहे हमने एक ही जीती, कालाकोट सुंदरबनी वाली, लेकिन 2,30,000 और हर असेंबली सेगमेंट में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, फर्स्ट टाइम। क्या बात है। लगभग 25,000 के आसपास वोट्स हर असेंबली सेगमेंट में बीजेपी को मिले हैं। 25,000 से ऊपर ही मिले हैं। 28,000 नौशहरा में मिले, 27,500 रजौरी में, लगभग इतने ही थन्ना मंडी धराहाल में, बुद्धल में। अच्छा, अब फटाफट से लास्ट के 2-3 सवाल हैं। जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में जो एक बहुत करीबी आपका दोस्त हो बतौर एमएलए, कौन सा है? वेरी क्लोज टू यू। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब दिल के अजीज। नज़ीर गुरेजी साहब हैं, अल्ताफ कल्लू साहब हैं, माशाल्लाह, इन पे गौर किया जाए। और नहीं और भी बहुत सारे हैं। मियां मेर अली? मियां मेर अली साहब। जावेद इकबाल चौधरी? जी हाँ। महराज मलिक? फोन से उनसे मेरी बातें बहुत बार हुई हैं। अच्छा। ऐसी मुलाकात मेरी उनसे नहीं हुई है। जेल में है वो? महराज मलिक जेल में है? जी। कुछ कहना नहीं चाहेंगे? चलिए, उम्मीद करता हूं कि छूट जाए। छूट जाए। गलती की उन्होंने या ऐसी? गलती की। मानते हैं आप? जज्बाती आदमी है मेरी तरह। मैं भी जब असेंबली में था तो बड़ा जज्बाती आदमी था। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा पत्रकार जिसे आप सुनते हैं? जल्दी से जवाब, मेरे सिवा। हाँ। मेरे बिना किसी और को सुनते हैं? बहुत सारे लोग जो आप सुनते हैं। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा पत्रकार जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जर्नलिस्ट जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आपकी बहुत मोहब्बत है? फटाफट से जवाब दे, इतना सोचना थोड़ी होता। अगर मैं नाम लूंगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा, तो क्या फायदा। नहीं, ये मोहब्बत वाली बात है, ये एक्सपोज क्या है इसमें? दोस्ती, मोहब्बत, हाँ, दोस्ताना। हाँ। अगर मैं कहूं कि हमारे सामने ही बैठे हैं तो क्या बात है, फिर तो दिल गार्डन हो जाएगा। वाओ, सो ब्यूटीफुल, लुक लाइक अ वाओ। अच्छा सर, राहुल गांधी या असदुद्दीन ओवैसी? चलिए छोड़ दीजिए। राहुल गांधी या असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों में से छोड़ दीजिए प्लीज। राहुल गांधी या मियां अल्ताफ? मियां अल्ताफ साहब। तो पहले वाले में क्यों नहीं जवाब दे पाए? असदुद्दीन ओवैसी या राहुल गांधी, दोनों में से कोई एक आपको जो ठीक लगता है? छोड़ दीजिए। दोनों ऐसे ही हैं? चलिए छोड़ दीजिए। सर, आपकी इतनी टीआरपी हाई क्यों है जम्मू कश्मीर में? क्या रीजन है? अभी आप जवाब जो देंगे वो टू द पॉइंट देंगे। मैं एक सच्चा आदमी हूं, ईमानदारी से काम करता हूं। मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। मेरे पास ईमानदारी से काम करने का जज्बा है और मेरे पास सच्चाई, अच्छाई और पॉजिटिवनेस है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं। ये सच है कि आपके अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपए होते हैं? सच है? मतलब या ये अफवाहें बाजार में होती हैं? ये सच है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है? अगर होगा 1,000, 2, 4, 5,000? चलिए यही मान लीजिए। ये सच है ना? रविंद्र रैना साहब, अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? कोई मास्टर, प्रोफेसर, टीचर या फौजी? नेवी के अंदर तो मैं गया था। अच्छे फिर मैं सोशल वर्कर होता, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है किसमें है। हालांकि मुझे टीचिंग, बच्चों को पढ़ाने में, मैंने
एक सेवा आश्रम राजौरी के ढांगरी में आश्रम स्कूल खोला था गरीब बच्चों के लिए, और एक ज़माने में 500 से ऊपर बच्चे थे। और एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 8th क्लास में उस स्कूल के बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप पोजीशन हासिल की थी, नंबर 1। वाह, वेरी अमेजिंग। अच्छा, आप मुंबई में थे, नहीं मुंबई नहीं, दुबई में थे। आप दुबई में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और वहाँ पे आपकी थोड़ी सी तल्ख कलामी पाकिस्तान कराची के प्रोफेसर्स के साथ हुई थी। वो क्या एपिसोड है, मतलब आपके और प्रोफेसर्स के बीच में पाकिस्तान के? 2010 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दुबई में। तो मैंने इंडिया का व्यू पॉइंट उसमें रखा, और जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म है, जब इसका मैंने जिक्र किया और अफेक्टेड लोगों की बात की कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आम लोगों को निशाना बनाया गया, और जब मैंने आरिफा और अख्तरा 2 बहनों का जिक्र किया जो सोपुर की रहने वाली थी, जिन्हें माह रमजान के महीने में रात के वक्त उनके घर में जब उनके वालिद मोहतरम मस्जिद में नमाज अदा करने गए थे तो उनको ज़बह कर दिया गया था घर में, वो किस्सा सुनाया। तो बड़ी तल्ख कलामी वहाँ हुई थी। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, वो एक लंबी कहानी है, उस पर किसी रोज़ आप अलग से बात करेंगे तो उस पर यकीनन बात होगी। मैंने तो उनको ये कहा था कि आपने अपने मुल्क की एक बेहतरीन लीडर बेनज़ीर भुट्टो को नहीं छोड़ा, उसको आपने मार दिया, तो आप किसके सगे हो सकते हैं? आप कभी कश्मीरियों के सगे नहीं हो सकते। इस पर जबरदस्त बहस हुई थी दुबई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के। रविंद्र राणा जी, कभी आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है? कभी लाठी चार्ज हुई है आप पे? भयंकर, चूंकि मैं स्टूडेंट लीडर था। मार पड़ी है पुलिस से? सीधा बताएं जनाब, जो स्टूडेंट लीडर हूं और ज्यादातर वक्त हमारा अपोजिशन में ही था, तो लाठी चार्ज हुई है? जबरदस्त हुआ जनाब। थाने में ले गए, पुलिस स्टेशन के अंदर? चलिए छोड़िए जनाब। गिरफ्तारी कभी हुई है आपकी? अरेस्ट कभी हुए हैं? मैं कभी किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं रहा। अच्छा, एज एक्टिविस्ट, एक्टिविज्म में चूंकि वो हंगामा खेज चीजें तो चलती हैं। आपने असेंबली में एक एमएलए को थप्पड़ भी मारा था। आप कानून की बात करते और कानून खुद हाथ में ले लिया और एक एमएलए को थप्पड़ लगा दिया। बताएं। जी हाँ। क्यों? कानून का डर नहीं है आपको? आप कानून हाथ में ले लेंगे, जहां मन करेगा वहां पे थप्पड़ लगा देंगे, और वो भी एक विधायक को, एक असेंबली के अंदर। जी। जवाब नहीं है। जब कानून की बात आई तो जवाब नहीं है। आप ऐसे देख रहे हो, मैं डर रहा हूं रैना जी से ये सवाल करके, सीरियसली। नहीं, वैसे आपने थप्पड़ क्यों मारा था? जो बीत गई सो बात गई। इतने नरम मिजाज इंसान है आप, और आप भी ऐसा कर सकते हैं? दो पल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक कविता की कुछ लाइनें हैं, सुनाना चाहता हूं। श्योर। सहने की भी एक सीमा होती है, यानी बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। सागर के उर में भी ज्वाला सोती है। ज्वालामुखी जो वल्केनोस होते हैं, वो सागर, आतिश फिशा, समुंदर के ऊपर पानी शांत, लेकिन उसके अंदर का जो तूफान होता है वो आतिश फिशा ज्वालामुखी होता है, और जब वो फटता है तबाही होती है। क्या कभी पार्टी ने आपको डायरेक्शंस दी थी, हम मेरे लिए स्पेशली किसी इंटरव्यू मत दो, ये बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, इंटरव्यूज में आकर दफ्तर के अंदर घुस जाता है? क्योंकि हमारे इंटरव्यूज कभी स्क्रिप्टेड तो थे नहीं, जो मन में आता था मैं पूछ लेता था और आप जवाब दे देते थे। तो क्या उन चीज़ों पे कभी पार्टी ने मना किया? आप वो जर्नलिस्ट हो जो
मुझे सबसे ज्यादा तंग करते थे, और आप शायद वाहिद ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको मैंने रात के 2 बजे भी इंटरव्यू दिया है, और वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था। हाँ, मुझे याद आया। इसलिए पार्टी कभी ऐसी कोई डायरेक्शंस नहीं देती है। आपने बहुत तंग किया, बहुत तंग किया ना। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरव्यू हमारे आप ही के साथ हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल हमें समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, स्पेशली जम्मू कश्मीर के भाइयों, मेरे सज्जनों, मित्रों, जो भी आप जहां से भी देख रहे थे। इस पॉडकास्ट को स्पॉन्सर किया था एरोकॉर्ड कंस्ट्रक्शन ने। आलम भैया बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर राणा जी को हमारी कुर्सी तक पहुंचाने के लिए। अभी नेक्स्ट पॉडकास्ट में कौन आने चाहिए, राय जरूर दीजिएगा।